Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about structure of protein. आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती हैं। नंबर एक तो आपने ये बात याद रखनी है, जब हम ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं प्रोटीन्स के। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या मुराद है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रोटीन जो है वो किस किस मराहिल से गुजरती है और किस तरह से बनती है, या फिर आप कह लें कि प्रोटीन्स के अंदर जो है वो कौन कौन से मराहिल हैं कि जिनके जरिए से जो है वो एक प्रोटीन बनती है। तो मुख्तलिफ किस्म के मराहिल हैं, 4 बड़े मराहिल हैं जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने इसमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो मिलकर बनती हैं अमाइनो एसिड से। ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, इनके कंबाइन होने से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और साथ ही जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। यानी अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे, अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनती है। सिंपली ये होगा। तो प्रोटीन कैसे बनती है? अमाइनो एसिड के मिलने से। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोटीन जो है उनके अंदर बॉन्ड जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि प्रोटीन जो है उनके दरमियान एक तो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। जब हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन की, तो उसमें जो है उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा पाया जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और नंबर 2 जो है इसके अंदर लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, यानी अमाइनो एसिड जो तरतीब पाते हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस के अंदर। ये एक अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड बना, दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना, तीसरा अमाइनो एसिड। तो इस तरह से जो होते हैं अमाइनो एसिड एक लीनियर चेन के अंदर जो है वो आपस में अटैच होते रहेंगे और इस तरह से जो है वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं दो, वो क्या है कि प्रोटीन का जो है लीनियर सीक्वेंस होता है जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और दूसरा क्या, अमाइनो एसिड के दरमियान जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यानी बॉन्डिंग की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ मौजूद होंगे और लीनियर सीक्वेंस होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होता है। और स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर नहीं होती, या तो वो क्या हो सकती है, अल्फा हेलिक्स हो सकती है यानी हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकती है, या फिर जो है बीटा प्लेटेड शीट हो सकती है। अब ये बीटा प्लेटेड शीट भी आगे 2 तरह की होती है, या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल। पैरेलल से क्या मुराद कि एक जैसा ही सीक्वेंस हो आमने सामने, कुछ इस तरह से, यानी इनके 2 एंड होते हैं। एक को हम कहते हैं जहां पर अमाइनो एसिड ग्रुप अटैच होता है, इस एंड को हम कहते हैं एन एंड। ये हमारे पास जो है वो कौन सा कार्नर होगा? एन कार्नर होगा। और दूसरा कार्नर जो होता है इसका, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक जहां पर ग्रुप अटैच है वो वाला जो है वो सी कार्नर है। तो यहाँ पर भी जो है अगर एन वाला कार्नर जो है वो एन वाले कार्नर के सामने आ रहे हैं, यानी ये वाला भी कार्नर एन वाला है और ये वाला भी जो है दूसरा भी एन वाला कार्नर है, अगर ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, तो इसका जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा? सी वाला होगा। तो इस तरह से जो होंगी इनकी जो यानी आप कहेंगे चेन होगी, उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे ये क्या है? पैरेलल है, यानी ये पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट है। और दूसरी सूरत में क्या हो, अगर मुखालिफ एंड हो मिसाल के तौर पर, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो क्या होगा? इसके यहाँ पर ये असल में एक ही चेन होती है, एक ही चेन जो है वो फोल्ड बैक होगी, फोल्ड बैक होने के बाद जो है वो ऊपर की जानिब आएगी, और ये इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल पैटर्न या फिर एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो एन के सामने जो है वो सी आएगा। तो ये वाला जो पैटर्न होगा उसको हम क्या देते हैं? एंटी पैरेलल पैटर्न या फिर एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? तो हेलिकल होगी या फिर बीटा प्लेटेड शीट होगी। हेलिकल से क्या मुराद? हेलिकल से मुराद ये है कि इनके अंदर जो है वो आप कहेंगे कॉइलिंग हो जाएगी, और बीटा प्लेटेड शीट यानी प्लेट की आप कहें शीट की शक्ल के अंदर जो है वो जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल है वो अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर की, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो हर एक में पाए जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब अमाइनो एसिड में अटैच होना है तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा? उनके दरमियान जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। तो प्रोटीन तमाम की तमाम जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। जब अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है तो उनके दरमियान जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा। तो यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद था, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है।
लेकिन जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आपके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होती हैं। इसमें आप एक और चीज ऐड कर लेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग मौजूद है। कौन कौन सी? नंबर 1 पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद है, और आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। उसके अलावा जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस मौजूद होती हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, और ये यूजुअली जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर सीक्वेंस होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हेलिकल या फिर बीटा प्लेटेड शीट होती है, और जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? ग्लोबुलर होती है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी तीनों डायमेंशंस के अंदर फैली हुई होगी, एक्स एक्सिस के लोंग, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लोंग, तीनों एक्सिस के लोंग। तो ये तो इनके कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के मिलने से, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन होती हैं या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स जो है आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद जो उनका एग्रीगेशन बनता है, उस एग्रीगेशन को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो जो इंटरेक्शंस इनके अंदर होंगी वही इंटरेक्शंस जो है वो इनके अंदर भी पाई जाती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के हवाले से कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें क्या कुछ बताना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है अमीनो एसिड का नंबर 1 तो लीनियर सीक्वेंस होता है स्ट्रेट चेन के अंदर, और उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर देयर इज पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड दे फॉर्म अ लीनियर सीक्वेंस। पहली बात तो ये हो जाएगी। उसके बाद द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। जो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है इसमें हम क्या देखते हैं? नंबर देखते हैं अमीनो एसिड का कि कितने अमीनो एसिड किसी प्रोटीन में लगते हैं, और दूसरा उनका सीक्वेंस देखते हैं, आया कि उनका सीक्वेंस कैसा है, उनका मिलने का अंदाज कैसा है, तो ये देखा जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस है प्रोटीन का, ये किसने मालूम किया? ये सबसे पहले मालूम किया फ्रेडरिक सेंगर ने। He worked nearly 10 years, उसने तकरीबन 10 साल तक काम किया, and he concluded that insulin is composed of 51 अमीनो एसिड, और उसने ये नतीजा निकाला कि जो इंसुलिन होती है वो 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, and it contains 2 chains, और इंसुलिन की जो है 2 चेन्स होती हैं। One of the chain contains 30 अमीनो एसिड and the other contains 21 अमीनो एसिड, यानी 2 चेन्स हैं, एक के अंदर जो है वो 30 अमीनो एसिड लगे हुए हैं और दूसरी के अंदर जो है वो 21 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। हाँ जी, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? तो नंबर 1 को हमें ये बताया कि लीनियर सीक्वेंस मौजूद होता है, अमीनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्डिंग मौजूद होती है। दूसरा हमें बताना है कि इसमें जो है वो हम क्या देखते हैं? नंबर देखते हैं और सीक्वेंस देखते हैं अमीनो एसिड का। तीसरी बात आपने ये बताना है, एफ सेंगर और फ्रेडरिक सेंगर डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। उसने जो है ही डिटरमिन द सीक्वेंस फर्स्ट टाइम, उसने जो है पहली बार जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस मालूम किया। ही डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने पहली बार जो है वो ये काम किया। तो यानी जो पहला काम ये सरंजाम दिया गया सीक्वेंस मालूम करने का, ये किसने दिया? फ्रेडरिक सेंगर ने किया। ही नियरली वर्क फॉर 10 years, उसने तकरीबन 10 साल तक काम किया। इन 1960s, तकरीबन आप कहेंगे 1960s के अंदर उसने ये काम किया था। तो एंड ही डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन प्रोटीन, उसने जो है इंसुलिन प्रोटीन का सीक्वेंस मालूम किया। एंड ही सेड दैट इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स, इंसुलिन जो है वो 2 चेन्स पर मुश्तमिल है। वन ऑफ द चेन कंटेन्स 30 अमीनो एसिड एंड द अदर कंटेन्स 21 अमीनो एसिड। उसके बाद आप हेमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे कि हेमोग्लोबिन के अंदर जो है वो कितने अमीनो एसिड होते हैं और कितनी चेन्स होती हैं। तो अगर हम हेमोग्लोबिन की टॉक अबाउट द हेमोग्लोबिन, अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें, देयर आर 574 अमीनो एसिड, यहाँ पे जो है 574 अमीनो एसिड पाए जाते हैं इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। एंड देयर आर 4 चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की जो है वो 4 चेन्स पाई जाती हैं, अमंग विच 2 आर अल्फा चेन एंड 2 आर बीटा चेन, जिनमें से 2 जो है वो अल्फा चेन्स होती हैं और 2 जो है वो बीटा चेन्स होते हैं। ईच अल्फा चेन कंटेन्स 141 अमीनो एसिड, हर अल्फा चेन के अंदर जो है वो 141 अमीनो एसिड लगे होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बीटा चेन्स, इन ईच बीटा चेन देयर आर 146 अमीनो एसिड, और हर जो है बीटा चेन के अंदर जो है वो 146 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर कितनी है? 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। तो हर अल्फा चेन के अंदर जो है वो
141 अमीनो एसिड और हर बीटा चेन के अंदर जो है वो 146 अमीनो एसिड लगे होते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि जो अरेंजमेंट होती है अमीनो एसिड की वो स्पेसिफाई करती है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड स्पेसिफाइज द फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का फंक्शन है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सीक्वेंस के साथ अटैच है और किस नंबर पे अटैच है अमीनो एसिड, यानी उनकी सीक्वेंसिंग किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रोटीन का फंक्शन। अगर वो सीक्वेंस प्रॉपर होगा, इफ द सीक्वेंस इज प्रॉपर देन प्रोटीन विल परफॉर्म इट्स प्रॉपर फंक्शन। If there is any abnormality in the sequence of amino acid, then the protein cannot perform its proper function. अगर यहाँ पर जो है किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी होगी प्रोटीन के सीक्वेंस में या अमीनो एसिड के सीक्वेंस में एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, तो प्रोटीन जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द सिकल सेल हीमोग्लोबिन, अगर हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करें, देयर इज ओनली वन अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इन ईच बीटा चेन। यहाँ पर क्या होता है, हर बीटा चेन के अंदर सिर्फ एक अमीनो एसिड जो है वो अपनी जगह पर नहीं होता। आई थिंक ग्लूटामिक एसिड की जगह पर जो है वो वैलिन लग जाता है या फिर वैलिन की जगह पर ग्लूटामिक एसिड, इस तरह से कुछ है। तो सिर्फ एक जो है मिसाल के तौर पर अगर इस तरह के का सीक्वेंस हो तो एक जगह पर क्या होगा, अमीनो एसिड जो है वो जो प्रॉपर होना चाहिए था वो नहीं, उसकी जगह कोई और आकर अटैच हो जाए, तो ये वाली जो प्रोटीन है फिर वो अपना प्रॉपर जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। जो एक्चुअली हमारे पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आता है, तो यहाँ पे लीनियर सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर एक अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा वहां पर तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। फॉर एग्जाम्पल इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन वन अमीनो एसिड इज नॉट एट इट्स पोजीशन इन ईच बीटा चेन। हर बीटा चेन के अंदर जो एक अमीनो एसिड होता है वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं होता, यानी उसकी रिप्लेसमेंट से जो है वो उसका सारा फंक्शन ही जो है वो खराब हो जाता है। अब क्या होगा, जब एक अमीनो एसिड जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पर नहीं है तो जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्या फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जो है हेल्प करती है। When there is abnormality in the sequence of amino acid in hemoglobin molecule, then hemoglobin fails to perform its function. Hemoglobin fails to perform its normal function of carrying out oxygen. जो ऑक्सीजन ले जाने का काम है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी and hence the person may die. तो इस तरह से जो है वो एक शख्स जो है वो मर सकता है। क्यों मर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट सही से नहीं कर पा रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक कॉइल की सूरत में यानी अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर बना देते हैं, या फिर जो है वो शीट की सूरत में जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं, इस तरह से जो है वो अरेंज होते हैं। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स अरेंज टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए जो है वो अरेंज होते हैं, और दे कैन फॉर्म बीटा प्लेटेड शीट, या फिर वो क्या कर सकते हैं, बीटा प्लेटेड शीट जो है वो बना सकते हैं। एंड देयर आर नियरली 3.6 अमीनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के हर टर्न के अंदर तकरीबन 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, यानी ये टर्न है ना मुकम्मल, यानी जब एक सर्कल बनता है उसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बीटा प्लेटेड शीट की, तो बीटा प्लेटेड शीट जो है दो तरह की होती हैं, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। अगर हमारे पास दो बीटा प्लेटेड शीट आमने सामने हो, यानी कोई इस तरह की प्रोटीन हो जिसमें जो है वो आप कहेंगे दो जो है वो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें जो है दो जो है वो चेन्स पाई जाती हैं अमीनो एसिड्स की, और उन दोनों के जो आपको पहले बताया था कि दो एंड होते हैं, एक एन एंड होता है और एक सी एंड। जहाँ पे अमीनो ग्रुप अटैच होता है उसको हम एन एंड कहते हैं, और जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है उसको हम सी एंड कहते हैं। तो अगर एन और एन एंड एक दूसरे के आमने सामने आए, सी और सी एंड एक दूसरे के सामने आए, तो इस तरह से जो दो चेन्स होंगी उनको हम कह देंगे ये क्या है, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट है। जैसे कि यहाँ पे एन और एन एंड एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है, यहाँ पे सी और सी क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये क्या है, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है सी के सामने एन, एन के सामने सी, तो इस तरह से जो सीक्वेंस होता है यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही बीटा प्लेटेड शीट होगी और वही क्या करती है, बेंड होती है और फोल्ड होती है अपने ऊपर, और उसकी बेंडिंग और फोल्डिंग से जो है वो जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट होती है।
और अगर इनके अंदर जो है बॉन्डिंग की बात की जाए तो इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो दो किस्म की होती है। नंबर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड तो हर एक में होगा, चाहे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वार्टनरी, हर एक के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो मौजूद है। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों मौजूद है? क्योंकि अमीनो एसिड ने जब भी लिंक करना है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी जो इनकी कॉइलिंग होती है तो इसको जो मेंटेन कर रही होती है वो क्या होती है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके दरमियान और उसको डार्ट से शो किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। तो दो किस्म की बॉन्डिंग है, आपने बॉन्डिंग के बारे में बताना है नंबर एक, और दूसरा जो है अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट। इन अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा प्लेटेड शीट होती है, ये दो बातें, यानी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बस आपने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर यही कुछ याद रखना है। उसके बाद आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है? जो हमारे पास चेन्स होती हैं अमीनो एसिड की, वो क्या होती हैं? बेंड होती हैं, फोल्ड होती हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड होती हैं कि एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को जो है हम टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। The chains of amino acid bend and fold upon itself to form a globular structure, and this kind of structure is known as tertiary structure। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे जी। तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बॉन्डिंग का बताना है और उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की दिखती है वो बताना है। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पर। अब इनके अंदर बॉन्डिंग देखते हैं। नंबर एक, इनके अंदर जो है वो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स को जो है हम सॉल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है। जैसे यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो क्या होती है? जो हमारे पास सिस्टीन जो है हमारे पास एक अमीनो एसिड है, उसमें जो है वो थाइयोल ग्रुप होता है। ये जो है थाइयोल ग्रुप है। अब ये जो जब इस थाइयोल ग्रुप की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब यहां से क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो इनके हाइड्रोजन के यहाँ पर रिमूव होने से इनके दरमियान जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होती हैं? जिनको हम वान डेर वाल फोर्सेस कहते हैं। वान डेर वाल फोर्सेस जो है वो इनके दरमियान क्रिएट होती हैं, यानी जिनमें क्या होते हैं? टेम्परेरी पोल्स आप कहेंगे क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह की इंटरेक्शन भी इनके अंदर मौजूद होती हैं। तो आपने बॉन्डिंग के बारे में बताना है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ग्लोबुलर होती है, ये चीज बता देनी है। उसके बाद आता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होती है? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एग्रीगेशन होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। जब हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर को मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर की, टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल ग्लोबुलर सा बनता है, ये हमारे पास जो है वो क्या है? एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अब जब इस तरह की टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी, यानी बार बार उनकी फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होने से जो है इस तरह से जब वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ किस्म की टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, तो उनसे जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनेगी इसको हम क्या देते हैं? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हो जाएगी उसको हम क्या कह देंगे? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इज द एग्रीगेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्रीगेशन को, मजमूए को हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो इसके अंदर भी बॉन्डिंग कौन सी होगी? जो कि मौजूद थी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। पेप्टाइड बॉन्ड्स है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। उसके अलावा बात करें आयोनिक बॉन्ड्स हैं, इसी तरह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं जिनको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी कह देते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को हम जब इसकी बात करते हैं तो हम वाटर के हवाले से करते हैं। क्या है कि वाटर लाइकिंग है या फिर वाटर रिपेलिंग है। जो वाटर लाइकिंग इसके एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? टुवार्ड्स द वाटर होते हैं, जिनको हम क्या देते हैं? हाइड्रोफिलिक है वो। और उसके अलावा जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनल अपने अंदर की जाने मौजूद होते हैं, यानी इंटरनल साइड पर मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो कोई एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अब इनमें जो है जो स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होगी? जिसमें क्या होगा? जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो जो है आउटसाइड होंगे। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास सारे के सारे क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं इस प्रोटीन के। ये क्या होंगे? आउटसाइड होंगे, यानी वायरल एनवायरनमेंट की तरफ जहां पर वाटर मौजूद होगा। और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं वो अंदर की जानिब होते हैं, इस तरह से यहाँ पर मौजूद होते हैं।
तो ये हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह की होती है। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हमने कहा कि ये क्या होते हैं, यहाँ पर एग्रीगेशन होते हैं। किस चीज के एग्रीगेशन होते हैं? दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्रीगेट्स हैं और यहाँ पर जो है वो वही आप कह के फोर्सेस प्रेजेंट हैं जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बस यहाँ पर फर्क क्या है कि उनका एग्रीगेशन हो जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के जो टॉपिक का है उसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।